घर की बहुओं को चूल्हा चौका करना ही शोभता है, और इसे देखो, काम से जी चुराने के लिए जब देखो किताबें लेकर बैठ जाती है। पता नहीं पढ़कर क्या करना है। घर चलाने के लिए पढ़ने की क्या जरूरत। ये है शांति देवी, उम्र लगभग 55 के पार, चेहरे पर कठोरता और आंखों में गुस्सा। और ये है बहू सविता, जवान, पढ़ी लिखी और कुछ कर दिखाने की चाह रखने वाली। उसका सपना है सरकारी अफसर बनना। शांति देवी का बेटा था जगदीश, 30 साल का, एक साधारण किसान, सीधा सच्चा, माँ का आज्ञाकारी और पत्नी के लिए नरम दिल। शांति देवी यानी सविता की सास आंखें खोलते ही अपना हुक्म जारी कर देती। सविता, गोबर के उपले भी बना लेना, कल खत्म हो गए थे। और हाँ, पिछली बार की तरह धूप में अध पक्के ना छोड़ देना, नहीं तो जलेंगे नहीं। और दोपहर से पहले आंगन साफ हो जाना चाहिए। गांव की औरतें आने वाली हैं, घर चमकना चाहिए। सविता चुपचाप सिर हिलाकर काम में लग जाती। उसके मन में किताबों के पन्ने फड़फड़ाते, लेकिन हाथ में झाड़ू और बाल्टी होती। जैसे ही कुछ पल खुद के लिए निकालती और किताब खोलती, शांति देवी की आवाज फिर गूंज जाती। बहू, ये कौन सा नया काम शुरू कर लिया? घर का काम खत्म हो गया क्या, जो ये किताबें ले बैठी? सविता डरते डरते कहती। अम्मा, बस आधा घंटा पढ़ लूं, फिर सब कर लूंगी। शांति देवी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो जाती। हमारे जमाने में बहुएं घर संभालती थीं, पढ़ाई लिखाई नहीं। तुझे पढ़ना ही था तो शादी क्यों की? सविता चुपचाप अपनी किताबें समेट लेती और फिर काम में लग जाती। शांति देवी रोज कोई ना कोई नया काम देती ताकि सविता को पढ़ने का समय ही न मिले। आज खेत से गोभी भी काट कर लानी है, और देखना कि कीड़े न लगे हों। हाँ, फिर पास के कुएं से पानी भी भर लाना। सविता ने थकी आंखों से आसमान की ओर देखा, मानो भगवान से पूछ रही हो, हे मेरे मालिक, सपना देखना हम जैसी लड़कियों के लिए गुनाह है क्या? कभी कभी सविता का मनोबल टूट जाता, वो हार कर रोने लगती, पर अगले ही पल खुद को संभाल लेती। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मैं नहीं हारूंगी। अगली सुबह शांति देवी उठ चुकी थी, पर सविता अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। वो इतनी खोई कि उसे समय का ख्याल ही नहीं रहा। शांति देवी चाय का इंतजार कर रही थी। सूरज निकल आया और अभी तक मुझे चाय नहीं मिली। तू कर क्या रही है? सविता समय देखकर चौंक गई। माफ कीजिए अम्मा, अभी चाय लाती हूँ। तू फिर से किताबें लेकर बैठी थी? किस जमाने की बहू है तू? किताबों से कोई घर चलता है क्या? शादी करके आई है या पढ़ाई की पाठशाला चलाने? बहू हो, बहू की तरह रह। जो औरत किताबों में मग्न रहती है वो घर नहीं संभाल सकती। मेरे सामने पढ़ने की नौटंकी मत कर। शांति देवी और उग्र हो गई। अगर पढ़ना ही था तो मायके में बैठी रहती, यहाँ ब्याह कर क्यों आई? तभी जगदीश उठकर आया। क्या हुआ अम्मा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? पूछ इस महारानी से, अभी तक चाय नहीं बनाई। दिन निकल आया है और मुझे एक प्याली चाय भी नहीं मिली। तो क्या हो गया अम्मा, पढ़ रही होगी वो, थोड़ी देर हो सकती है ना। तुम शांत हो जाओ, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी चाय लाता हूँ मैं। हाँ हाँ, तू तो अपनी बीवी की तरफदारी करेगा ही, अब मेरा क्या काम इस घर में? थोड़ी देर बाद जगदीश खेत पर चला गया। सविता घर का काम खत्म कर कमरे में जा रही थी, तभी शांति देवी फिर बोली। गायों को चारा डाल दिया, फिर कुएं से 2 घड़े पानी भी भर लाना, और आज सारे अनाज धूप में डाल देना, वरना कीड़े लग जाएंगे। जब तक ये सब पूरा न हो, कोई किताब हाथ में मत लेना। और हाँ, कल सुबह सूरज निकलने से पहले उपले बना लेना। दोपहर में खेत की मेड़ पर घास भी काटनी है, समझ गई? सविता कुछ कहना चाहती थी, पर जुबान साथ नहीं देती थी। रात को जब उसने किताब खोली तो थकान से उसका शरीर टूट चुका था। कमर और पीठ दर्द कर रही थी। वो रोने लगी। शायद इस जन्म में मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगी। मेरी जिंदगी इन चूल्हे चौके में ही सिमट जाएगी। जब जगदीश कमरे में आया, उसने सविता को रोते देखा। क्या हुआ सविता, अम्मा ने कुछ कहा क्या? सविता फपक पड़ी। मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना है, लेकिन दिन भर के काम से मुझे समय ही नहीं मिलता। अम्मा रोज नया काम दे देती हैं। मैं शरीर से भी थक गई हूँ और मन से भी टूट गई हूँ। नहीं मिलता। शायद मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। शायद मैं उस जमाने में पैदा ही नहीं हुई जहाँ लड़की पढ़कर कुछ बन सके। कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और आज मैं इस कहावत को सच होते देख रही हूँ। जगदीश स्तब्ध रह गया। सविता ने आंखें पोंछते हुए कहा,
मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद भी अपने सपने को जिंदा रख पाऊंगी, लेकिन अम्मा जी, उन्होंने तो जैसे मेरा सपना एक बोझ समझ लिया है। कोई भी चीज हो, काम पहले मेरे नाम होता है। पढ़ने बैठूं तो ताना, सांस लूं तो भी गुनाह। मेरी किताबें, मेरी रातें, मेरी आंखों का हर सपना, सब अब मुझे बोझ लगने लगे हैं। क्या सच में एक लड़की का सपना बस शादी तक ही होता है? क्या मैं सिर्फ रोटियां सेकने और झाड़ू पकड़ने के लिए पैदा हुई थी? मैं हार गई। अब मुझसे नहीं होगा। मेरा सपना शायद सपना ही रह जाएगा। जगदीश ने तुरंत कहा, ऐसा मत बोलो सविता। मैंने तुझसे शादी सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि तू रोटियां बनाए, घर का काम संभाले या मेरी माँ की सेवा करे। मैंने तुझसे शादी इसलिए की थी कि तू मेरी जिंदगी की साथी बने। उस दिन 7 फेरे लेते वक्त मैंने वचन लिया था कि तेरे हर सपने में तेरा साथ दूंगा। तब ये तो नहीं कहा था कि सपने सिर्फ मेरे होंगे और तू बस घर संभालेगी। और जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी तुझसे तेरा सपना नहीं छीन सकता, चाहे हालात हो या लोग। मैं तुझसे वादा करता हूं, अब एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब तू अकेली महसूस करेगी। अगर तुझे पढ़ाई करनी है तो मैं घर का हर काम करूंगा, अम्मा को भी समझाऊंगा। सविता ने रोते हुए पूछा। लेकिन क्या अम्मा मानेंगी? जगदीश ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, अगर वो मेरी माँ है तो एक दिन जरूर मानेंगी, और अगर उन्हें मेरी खुशी चाहिए तो उन्हें तेरा सपना भी अपनाना होगा, क्योंकि अब ये सिर्फ तेरा नहीं, हमारा सपना है। उस रात सविता की उम्मीद फिर से जागी। जगदीश का साथ पाकर उसे जैसे नई ताकत मिल गई। उसने फिर से अपनी किताब उठाई। अगली सुबह जगदीश आज जल्दी उठ गया था, पर इस बार खेत की ओर नहीं गया। वो सीधा अपनी माँ के पास आ बैठा। शांति देवी ने देखा तो बोली, बेटा आज खेत नहीं जाना है क्या? जगदीश कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत शांति से बोला, अम्मा, एक बात कहनी है। शांति देवी ने नजर उठाई, लेकिन कुछ नहीं बोली। अम्मा, आप सविता को पढ़ने क्यों नहीं देती? घर का हर काम उसी से करवाती हैं। क्या बहू होना कोई सजा है? शांति देवी चौंकी। जगदीश, तू मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है अपनी बीवी के लिए? जगदीश ने नरमी से लेकिन दृढ़ता से कहा, नहीं अम्मा, मैं अपनी पत्नी के हक के लिए बात कर रहा हूँ। सविता कोई काम नहीं टालती, दिन भर लगी रहती है, फिर भी आप उसे ताना देती हैं। वो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, इसमें क्या बुराई है? शांति देवी का चेहरा सख्त हो गया। तो क्या अब मैं काम करूंगी? मेरी उम्र देखी है, और ये बहू पढ़ लिख कर क्या करेगी? अफसर बनेगी क्या? अगर आप काम नहीं कर सकती तो मैं करूंगा। सविता पढ़ेगी, मैं खेत भी देख लूंगा, घर का काम भी कर लूंगा, लेकिन मैं उसे उसके सपनों से दूर नहीं होने दूंगा। शांति देवी चुप रही। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनका सीधा साधा बेटा आज उनके सामने खड़ा हो गया है। जगदीश ने धीरे से कहा, सविता कल रात बहुत रोई अम्मा, टूट गई थी। उसने मुझसे कहा कि शायद औरत ही औरत की दुश्मन होती है। शांति देवी चौंक गई। क्या ऐसा बोली बहू? क्यों ना बोले अम्मा, आपने कभी उसकी आंखों में झांका है? वो कितना थकती है, फिर भी एक आवाज पर दौड़ती है। क्या हर लड़की का सपना बस घर के चूल्हे में जल जाना होता है? क्या जो बहू बन जाए उसके पास अपने ख्वाब नहीं रह जाते? शांति देवी की आंखें नरम पड़ने लगी। जगदीश ने याद दिलाया, अम्मा, जब बाबूजी नहीं रहे थे तब हम दोनों ने मिलकर कितना कुछ संभाला था। आप सुबह उठती थीं, चूल्हा जलाती थीं, मैं खेत जाता था, फिर लौटकर घर का काम भी करता था। शांति देवी की आंखों में पुरानी यादें उतर आईं। हाँ बेटा, बहुत कुछ झेला हमने। तू तो बचपन से ही समझदार रहा। अम्मा, जैसे हमने मिलकर घर चलाया था, वैसे ही अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर सविता को उसके सपने पूरे करने दें। शांति देवी बोली, क्या सपना है उसका? पढ़ लिख कर क्या करेगी बहू? अम्मा, उसने अफसर बनने का सपना देखा है। किताबों से लगाव है उसे। औरत हो या मर्द, सपना किसी का छोटा नहीं होता। शादी कोई सजा नहीं होती कि वो अपने सपनों को मार दे। शांति देवी सिर्फ सुनती रही। जगदीश आगे बोला, अम्मा, आप कहती हैं बहू को घर चलाना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन हम भी तो कुछ कर सकते हैं। क्या सविता को एक मौका देने से हमारा घर टूट जाएगा? नहीं अम्मा, ये घर और मजबूत होगा अगर हम उसके साथ खड़े होंगे।
शांति देवी की आंखें भर आईं। उनके बेटे की बातों में वो गहराई थी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जगदीश ने धीरे से कहा, अम्मा, अगर आप चाहें तो सविता कल भी बर्तन मांजेगी और खेतों में मिट्टी उठाएगी। लेकिन अगर आप उसकी आंखों की चमक देखना चाहें तो उसे पढ़ने दीजिए। एक दिन वो अफसर बनेगी और लोग कहेंगे शांति देवी की बहू ने नाम रोशन किया। क्या आप वो दिन नहीं देखना चाहेंगी? ठीक है बेटा, तू कहता है तो मैं कोशिश करूंगी, बहू को उसके सपने पूरे करने दूंगी। पर तू वादा कर, तू मुझसे कभी गुस्सा नहीं होगा, तू मेरे साथ खड़ा रहेगा। जगदीश ने मां के हाथ को दोनों हाथों से थाम लिया और मुस्कुराकर बोला, अम्मा, जब तक सांस है मैं हमेशा आपका सहारा रहूंगा। और सविता भी, वो जब अफसर बनेगी ना तो सबसे पहले आपके पैर छूकर धन्यवाद कहेगी। शांति देवी की आंखों में अब कठोरता नहीं, स्नेह था, समझ थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। जगदीश ने अपना वादा निभाया। घर के कामों और खेत की देखभाल के बीच वो सविता के साथ हर कदम पर खड़ा रहा। शांति देवी अब सविता के साथ काम में हाथ बटाने लगी थी। जगदीश ने अपनी खेती की आमदनी से सविता के लिए कोचिंग की किताबें, पुराने पेपर और एक रेडियो भी लाकर दिया ताकि वो सरकारी परीक्षाओं की खबरें सुन सके। आखिर 2 महीने बाद परीक्षा का दिन भी आ ही गया। जगदीश और सविता अपनी अम्मा का आशीर्वाद लेकर शहर के लिए निकले। अब परीक्षा के परिणाम का इंतजार था। 1 महीने बाद डाकिये ने घर की चौखट पर आकर आवाज लगाई, ओ जगदीश, सविता बहू के नाम की चिट्ठी आई है। जगदीश दौड़ता हुआ बाहर आया। चिट्ठी हाथ में ली। सविता की आंखों में बेचैनी और उम्मीद एक साथ थी। हाथ कांपते हुए उसने चिट्ठी खोली। जैसे ही उसने पढ़ा, आपका चयन ग्राम विकास अधिकारी पद पर हुआ है, कृपया नियुक्ति पत्र हेतु जिला कार्यालय में उपस्थित हो। इतना पढ़ते ही सविता की आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रोने लगी। जगदीश ने उसे गले से लगा लिया। वो बोला, देखा सविता, तेरा सपना अब सपना नहीं, हकीकत बन गया है। शांति देवी भी ये खबर सुनकर भावुक हो गई। उन्होंने सविता के सिर पर हाथ रखा और पहली बार बड़े प्यार से कहा, बहू, तूने हमारे नाम को रोशन कर दिया। माफ कर दे मुझे, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन तूने हार नहीं मानी। अब मैं सबको कहूंगी मेरी बहू अफसर है। गांव के लोग मिठाई खाने आए। सरपंच ने आकर कहा, बधाई हो शांति बहन, आज रामपुर में पहली बार कोई बहू सरकारी अफसर बनी है। शांति देवी गर्व से बोली, आज जो बहुएं पढ़ना चाहेंगी, मैं सबसे पहले उनका साथ दूंगी। मेरी बहू ने मुझे सिखाया है कि सपना उम्र, जात या रिश्ता देखकर नहीं आता,